हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम आधुनिक भारत अध्याय 27 आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत से संबंधित 20 अध्याय ऑलरेडी हमने करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? सिंपल सा सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टम हिक्की द्वारा अंग्रेजी भाषा में संपादित बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। यह साप्ताहिक पत्र था, ठीक है, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। लंदन में पहला समाचार पत्र कंपनी के असंतुष्ट सिविल सेवक विलियम बोल्ट्स ने 1776 ईस्वी में निकालने का प्रयास किया था, किंतु कंपनी के आलोचना के कारण उनका प्रेस जब्त कर लिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी कलकत्ता से। ठीक है, याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1780 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? जैसे भी देखेंगे फिल्मों में सेंसरशिप होता है ना, रिलीज करने से पहले सेंसरशिप तो उसको पास करती हैं, उसमें कुछ वीडियो में एडिटिंग वगैरह कुछ आदेश देती हैं कुछ इस तरीके से। तो प्रेस सेंसरशिप यानी प्रेस करने से पहले, यानी कोई पत्रिका कोई भी पत्र छापने से पहले सेंसरशिप लगाई जाती थी, उसको लागू की गई थी सबसे पहले। किनके द्वारा ऐसा किया गया था बताना है यहाँ पे। तो याद रखना है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, जो कि समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाना था इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। सर्वप्रथम 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर छापना अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, इसी के साथ समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप भी लागू कर दी गई थी। 1807 ईस्वी में इस अधिनियम का विस्तार पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? सवाल है कि 1878 में आई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ध्यान रखना है यहाँ पे, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, ये दोनों बहुत ही करीबी रिश्ता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है, लॉर्ड लिटन साहब इसको लेकर के आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, और रद्द कौन कर देते हैं? रिपन साहब। ठीक है, यहाँ पूछा गया रद्द किसने किया था, तो रद्द किया था यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रिपन, मतलब चल रहा है आम पकना या फिर कोई फल पकने से क्या बोलते हैं? राइप या रीप बोलते हैं ना। तो बस यही ध्यान रखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? पक गया तो रद्द कर दिया, किसने? रिपन ने। अल्लाह से लिटन, अल्लाह से लाए। ठीक है, तो लाने वाले कौन थे? लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाले थे लॉर्ड लिटन, जबकि रद्द करने वाले थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो यहाँ पे रद्द पूछा है तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ पे वर्ष 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, ध्यान समझिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो इस अधिनियम के द्वारा भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले जितने भी समाचार पत्र थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या फिर मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। वर्ष 1880 में नियुक्त नए गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उनके द्वारा ये समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
सवाल है फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय ने इसे प्रकाशित किया था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने सन 1821 में बंगाली साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी और सन 1828 में फारसी पत्र साप्ताहिक मिरात उल अखबार का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है इंडियन मिरर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार, एक दो नहीं कई बार पूछे गए सवाल। ये वाला इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ठीक है, किसने किया था, इसे संस्थापक कौन है, किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो ध्यान रखना है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये शुरुआत होता कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से हुआ था। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखना है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और एक और थे मनमोहन घोष। मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे संपादन किया जाता था 1861 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। सन 1861 में इंडियन मिरर अखबार का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन सिंह के द्वारा, ये मनमोहन घोष के द्वारा किया गया। इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, जो कि बंगाल में है, ठीक है, बंगाल की राजधानी भी है। तत्पश्चात यह ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र बन गया। इसे भारत में अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। इंडियन मिरर, ध्यान रखना है इंडियन मिरर ये भारत में अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार, यानी कि डेली आता था ये प्रतिदिन, तो समाचार पत्र होने का इसे गौरव प्राप्त है। ठीक है, इसे संपादन कौन करता था? इसे संपादन कौन करता था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता से प्रकाशित होता था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र बताना है कि सबसे पहले जो प्रथम अंक था ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना है उर्दू भाषा में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में पड़ता है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को इसका मुख्यालय समाचार पत्र का। ठीक है, इसका प्रथम अंक उर्दू में आया था। ठीक है, और इसके बाद गुरुमुखी, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में भी इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। ठीक है, पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था, इसका एक अंक आया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, कौन? शिशिर कुमार घोष। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं यहाँ से। 19वीं शताब्दी के परवर्ती काल में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा संपादित अमृत बाजार पत्रिका एक प्रभावशाली साप्ताहिक पत्र था। इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। प्रारंभ में यह बंगाली में प्रकाशित होता था। ठीक है, 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका तत्काल एक अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई, है ना, क्योंकि भारतीय भाषा में वर्नाकुलर प्रेस क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कहा गया था कि भारतीय भाषा में पत्र पत्रिका छपना मना है, उसमें रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो ये जो था आपका यहाँ पे ये वाला जो पत्र था गदर पत्र, जो ये अमृत बाजार पत्रिका जो थी, ठीक है, तो इसे आदान प्रदान में फिर बचने के लिए उस जो नियम आए थे उससे बचने के लिए इसे अंग्रेजी पत्र में, अंग्रेजी समाचार पत्र के रूप में इसे परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि अंग्रेजी भाषा से प्रकाशित फिर किया जाने लगा। ठीक है, 1869 ईस्वी से यह दैनिक रूप में ये प्रकाशित होने लगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेश मित्र? तो याद रखना है इसका सही आंसर है केसरी। बी ऑप्शन सही है, सबको पता होगा, आई थिंक आसान सा सवाल है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने बम्बई से अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी, ठीक है, भाषा में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ किया। प्रारंभ में केसरी का संपादन आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर ने किया था। ठीक है, मराठा व केसरी समाचार पत्रों का होम रूल आंदोलन के विस्तार में तीव्रता आई थी। केसरी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पत्र बन गया था, जिसके लेखों के कारण तिलक को कारावास का दंड भी मिला था।
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। आसान सवाल है, कौन थे? गांधी जी। ठीक है, गांधी जी देखेंगे कि हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, और ये कहाँ से ये मतलब कहाँ से ये प्रकाशित होता था? तो यरवदा जेल पुणे से, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर और भी देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि इसके अतिरिक्त गांधी जी ने गुजराती भाषा, हरिजन बंधु, हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने किया था? तो ये किया था होम रूल पार्टी ने। किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। ठीक है, ये साप्ताहिक पत्रिका था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसका संपादन बम्बई से होता था। ठीक है, बाद में इसे अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। इसके प्रारंभिक संस्करणों में शंकर लाल, बैंकर, जमान दास, द्वारिका दास ने संपादन कार्य किया था। ये सभी एनी बेसेंट के होम रूल के सदस्य भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं, 11 नंबर। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे बताना है। तो याद रखना है इसमें के रामाकृष्ण पिल्ले थे। कौन थे? सी ऑप्शन, के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। स्वदेश वाहिनी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसका संपादन रामकृष्ण पिल्ले द्वारा त्रवणकोर से किया जाता था। 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार व त्रवणकोर के दीवान के विरुद्ध लिखने पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो अब देखेंगे, अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में भी, तमिल में भी, लेकिन ये उर्दू में नहीं छपता था। ठीक है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन है ना, एक इसके संपादक कौन थे? गांधी जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों और सत्याग्रह के उनके प्रयोगों ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र के संपादन की प्रेरणा दी। 4 जून 1903 को 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था, जिसके एक ही अंक में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल, ये 4 भाषाओं में छपते थे 6 कॉलम में। ठीक है, यह 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फिनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था। ठीक है, इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत, ठीक है, किसने आरंभ किया था? तो याद रखना है BR अम्बेडकर साहब ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? BR अम्बेडकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण और अछूतों के उद्धार हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का संपादन किया था। इसके माध्यम से उन्होंने अछूतों के लिए मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने जैसे सामाजिक व नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, ये बतानी है। तो दिए गए ऑप्शन अब देखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक पत्र वंदे मातरम का संपादन प्रारंभ किया था। यह अत्यधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था, जिसकी लगभग 500 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक पहुंचती थी। किसी विषय पर विवाद के कारण 10 मई 1927 को इस समाचार पत्र को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया और बाद में लाहौर से ही लाला लाजपत राय ने द पीपुल्स नामक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र का भी संपादन किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल है, किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किसके प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो याद रखना है D.K. कॉर्बे। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ध्यान देना है यहाँ पे कि D.K. कॉर्बे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बम्बई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि 1916 में स्थापित था, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखना है 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें। अगला सवाल है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सवाल है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आसान सा सवाल है, सबको पता होगा, जस्टिस रानाडे। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। वर्ष 1880 में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश अगारकर तथा विष्णु शास्त्री चिपळूणकर ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की, जिसके बाद वर्ष 1884 में महादेव गोविंद रानाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसी सोसाइटी ने 1885 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, इसी 1885 में याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, सूची 1 दे रखा है, इधर सूची 2 दे रखा है, इधर समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हिंदू है, तो हिंदू देखेंगे जो पत्रिका था, इसका स्थापना कौन किया था? G. सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, इस बार फिर देखेंगे सुधारक के कौन है यहाँ पे संस्थापक? तो ये थे G.K. गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संस्थापक थे दादा भाई नेहरू जी। और बंगाली, तो ये बनर्जी लोग ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? जैसे बंगाल में रहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखेंगे तो दिखेगा आपको सही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे D। ठीक है, क्या दिख रहा है? D दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। फिर से यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, समाचार पत्र और इधर प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहला है बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक थे या प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। कॉमनवेल्थ और ध्यान रखिएगा एक और था न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संपादन कर रहे थे एनी बेसेंट। ठीक है, लीडर के कौन थे? तो ये थे आपका हो जाएगा यहाँ पे लीडर है ना, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा होगा। ठीक है, और सर्च लाइट ये सचिनानंद सिन्हा के द्वारा प्रकाशित होता था, या फिर कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो मिला लीजिए ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, तो ध्यान रखिएगा बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन एनी बेसेंट ने किया था, जबकि मदन मोहन मालवीय द्वारा लीडर तथा सचिनानंद सिन्हा द्वारा सर्च लाइट समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर है सर विलियम जोन्स ने ही देखेंगे कि कालिदास का जो प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, सर विलियम जोन्स याद रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसकी प्रेरणा से 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसी संस्था ने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत के प्रकाश में लाने का कार्य किया। एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल का उद्देश्य एशिया के इतिहास, कला, विज्ञान, साहित्य और पुराणाविशेष के विषय में खोज करना था। इस सोसाइटी से संबंधित विद्वानों ने वेद, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान भारतीय ग्रंथों का भी अध्ययन किया और यूरोपीय भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। बताना है कि किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ये व्यक्ति थे माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त थे ये। ठीक है, जिसे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना है, पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। किस अधिनियम के तहत? तो याद रखना है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की थी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, वैसे देखेंगे वुड्स डिस्पैच भी ये भी शिक्षा से संबंधित ही था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वुड्स डिस्पैच या इसे कहा जाता है वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 ईस्वी में ये जारी किया गया था। इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न जो एजुकेशन होता है ना, वेस्टर्न एजुकेशन से बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता, तो उस चीज़ को यहाँ पे लाने का प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, यानी कि यहाँ पे भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम में दिए जाने पर बल दिया जाने लगा यहाँ पे, परंतु साथ ही देश की भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी इसकी व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब सवाल है कि सैंडलर आयोग संबंधित था, किससे संबंधित था। तो ध्यान रखना है ये सैंडलर आयोग संबंधित था आपका शिक्षा से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं को अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन किया। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे। सवाल है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठन किया था, वे 2 व्यक्ति कौन थे। तो ये 2 व्यक्ति थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और एक थे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना है कब किया गया था, यहाँ पे 1857 में। ठीक है, कब किया गया था, 1857 में। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला वर्ष 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई थी। ठीक है, वुड डिस्पैच जब आया था ना, तो उसी को आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर यहाँ पे 3 कॉलेज विश्वविद्यालय को स्थापना की गई थी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है, अगला सवाल है, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी।
आगरा में, कलकत्ता में, पटना में या फिर वाराणसी में? सही आंसर है कलकत्ता, बी ऑप्शन सही है। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना है, किसके साथ मिलकर के? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के। ठीक है, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ध्यान रखना है, ये व्यक्ति थे लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, हॉर्डिंग यानी कि हॉर्डिंग लगा करके ये बता रहे थे। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास हो रहा है। ठीक है, हॉर्डिंग लगा करके, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में महामाना मदन मोहन मालवीय को जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो श्रेय जाता है वो महामाना मदन मोहन मालवीय को जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक था आपका हिंदू विश्वविद्यालय भी। ठीक है, तो हिंदू विश्वविद्यालय थे, हिंदू कॉलेज था। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के देखेंगे कि मिल करके राजा राम मोहन ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के कलकत्ता में ये उसकी स्थापना की गई थी हिंदू कॉलेज की। तो ये है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेय किनका जाता है? महामाना मदन मोहन मालवीय को जाता है। ठीक है, जबकि हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे जा सकता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो दोनों अंतर है, ध्यान रखिएगा, हिंदू कॉलेज अलग है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अलग है। ठीक है, ये 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी, जबकि ये इसे 1916 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? शायद इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। किसने किया था? विलेजली ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। भारत में फ्रांसीसी आक्रमण के भय से लॉर्ड विलेजली द्वारा 1799 में ईस्वी में सभी समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम, ठीक है, लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पूर्व प्रत्यक्षण के लिए प्रत्येक समाचार पत्र को मुद्रक संपादक स्वामी का नाम अंकित करने के साथ साथ सरकार के सचिव के पास भेजना अनिवार्य बना दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा वर्ष 1818 में इसे समाप्त कर दिया गया था वैसे। ठीक है, अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? पहले बता चुके हैं, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लिटन लाया था और रिपन इसे समाप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन करते थे? तो ये ध्यान रखना है, इसको करने वाले व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन कर रहे थे? राजा राम मोहन राय कर रहे थे। बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ राजा राम मोहन राय ने दिसंबर 1821 में बंगाल साप्ताहिक संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर या फिर यंग इंडिया? तो याद रखना है, इसका सही आंसर है यंग इंडिया। ठीक है, ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ ये जुड़ी हुई नहीं थी, यंग इंडिया। बाकी युगांतर, संध्या, गदर ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, एक तरफ दे रखा है समाचार पत्र और इधर दे रखा है इसके संस्थापक कौन है। ठीक है,
तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे दैनिक आवाज़, ठीक है। तो दैनिक आवाज़ के संस्थापक देखेंगे कौन थे, तो इनके संस्थापक थे श्री प्रसाद गुप्त, ठीक है। द लीडर के संस्थापक थे यहाँ पे देखेंगे मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। द नेशनल हेराल्ड, इसके संस्थापक कौन थे, कि इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू, जबकि द पायनियर के संस्थापक थे एलन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, वैसे यहाँ दे रखा है, ठीक है। दैनिक आवाज़ के संस्थापक श्री प्रसाद गुप्त, द लीडर के थे मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड के थे जवाहरलाल नेहरू और द पायोनियर के संस्थापक थे जॉर्ज एलन, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से 32 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।